नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग कीपिंग इट सिंपल में। मैं हूं कृतार्थ मेलकानी और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स सीबीएसई प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। ये वीडियो खासकर 2020-21 बैच वाले बच्चों के लिए है। बट फिर भी अगर आप मतलब अगले साल भी इस वीडियो का कोई बच्चा देख रहा है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आई कैन गारंटी इट। क्योंकि देखो टिप्स तो हमेशा सेम ही रहती हैं, ऐसा उसमें कुछ चेंज नहीं आता है। तो इस वीडियो को जरूर देखना। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और इंग्लिश, ये मेन सब्जेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे। इनके मतलब स्पेसिफिकली इनके बारे में भी बात करेंगे। और लास्ट में मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपके हर एक सब्जेक्ट, चाहे आपके हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश ये सब्जेक्ट नहीं भी हैं, फिर भी वो सब्जेक्ट्स आप वो पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड कोई भी डाउट आए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आए। सबसे पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में आप लोगों का 20 मार्क्स का एएसएल होता है, जिसका मतलब होता है असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो देखिए 80 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होगा जो आप बोर्ड एग्जाम दोगे जिसका, एंड 20 का आपका एएसएल होगा। एएसएल में बता देता हूं कि आपको क्या होता है कि एएसएल में आपका मोस्ट स्कूल्स में क्या होता है कि 10 मार्क्स आपके स्पीकिंग टेस्ट के होते हैं और 10 मार्क्स लिसनिंग टेस्ट के। स्पीकिंग टेस्ट में क्या होता है, आपको एक टॉपिक दिया जाता है जिसमें आप लोगों को 2 मिनट की स्पीच बोलने को कहा जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपको कोरोना वायरस पेंडेमिक पे स्पीच बोलने को कह दिया टीचर ने, तो आपको टीचर को वो स्पीच सुनानी होगी। देखिए, और एक और बात मैं कहूंगा, एक्सटेम्पोर नहीं होता कि आप अचानक से जाओगे और टीचर उसी वक्त आपको कह देगा, चिंता की बात नहीं है। आप लोगों को जब एक्चुअल इसका टेस्ट होगा, जिस दिन आपका इंग्लिश प्रैक्टिकल होगा, उससे 3-4 दिन पहले आप लोगों को टीचर्स टॉपिक दे देंगे कि आपको इस टॉपिक पे स्पीच लिखनी है, आपको इस पे बोलना है। तो उस टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा एंड उसके बेसिस पे आपका 10 मार्क्स का स्पीकिंग टेस्ट होगा। एंड कोशिश कीजिएगा कि आप 2 मिनट के अंदर अंदर ही अपनी स्पीच को रखें, क्योंकि देखिए बहुत जब क्लास बड़ी होती है, जब क्लास में ज्यादा बच्चे होते हैं, तो तब ये पॉसिबल नहीं हो पाता है टीचर्स के लिए कि 2 मिनट से ज्यादा आपकी स्पीच को सुन पाए। तो अपने टीचर्स को फॉलो कर लीजिएगा। और लिसनिंग टेस्ट में क्या होता है, आपको सबसे पहले एक पेपर दिया जाएगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं। अब उन क्वेश्चंस का आंसर आपको कोई टेक्स्ट बुक नहीं दे सकती, या फिर आपने मतलब बचपन से क्या पढ़ा है वो नहीं मैटर करता। वो जो लिसनिंग टेस्ट होता है उसमें जो चीज मैटर करती है वो होती है कि आपकी सुनने की मतलब आपकी आप कितने अच्छे लिसनर हो। क्या होगा कि आपको एक स्पीकर पे या फिर किसी भी चीज के थ्रू एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाएगी। उसमें हो सकता है कि दो लोग डिस्कशन कर रहे हो, मान लीजिए कोरोना वायरस पे डिस्कशन कर रहे हो कि कोरोना वायरस ये था, मतलब कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कौन कौन सी कंपनीज इसकी वैक्सीन बना रही हैं, कितने ट्रायल्स चल रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बार वो सुनाई जाएगी, फिर आप लोगों को उसके बेसिस पे अपने जो पेपर जो आपको दिया है, टेस्ट पेपर कह लीजिए, उस पर आप लोगों को आंसर्स लिखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पीकर ए ने स्पीकर बी से मतलब कौन सी लाइन कही, मैच द फॉलोइंग हो सकता है। क्या स्पीकर ए ने ये कहा कि कोरोना वायरस अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, क्या स्पीकर बी ने कहा कि नवंबर में स्टार्ट हुआ था। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ध्यान रखिएगा कोई भी ऐसा सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता कि आपको आंसर लिखने हैं उसमें कंप्लीट 30 से 40 वर्ड्स के। ऑब्जेक्टिव आते हैं कि मतलब सिंपली स्पीकर ए ने स्पीकर बी से क्या कहा, कौन सी चीज की यहाँ पर बात हो रही है। तो देखिए आपको वो चीज बहुत अच्छे से सुननी है जो आपको ऑडियो में यानी स्पीकर में सुनाई जाएगी। उसके लिए क्या कर सकते हो आप लोग कि सबसे पहले क्या करना, जो आपको पेपर मिलेगा उस पर आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि देखिए ऑडियो क्लिप आपको 2 बार सुनाई जाएगी। ये मतलब होता है हर साल कि जो एएसएल में ऑडियो क्लिप्स होती है, 10th में भी आप लोगों ने दिया होगा, आई एम श्योर अबाउट इट। तो 10th में भी यही था कि आपको जो ऑडियो क्लिप्स थी वो 2 बार सुनाई जाती थी। एक बार मतलब तो पहली बार आप क्या करना कि पेंसिल लेना, पेंसिल से ट्राई करना, अगर आपने जो सुन लिया उसका आप आंसर पेंसिल से लिख लो। पेंसिल से लिख लो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो यार, कई बार होता है कि हम सुन लेते हैं चीज को, बट मतलब होता है कि हम श्योर नहीं होते हैं। देखो अगर किसी चीज में श्योर हो तो बिल्कुल पेंसिल लिख दो, मैं मना नहीं करूंगा। बट अगर कोई ऐसी चीज लग रही है कि स्पीकर ए ने स्पीकर बी से कहा, मुझे लग रहा है ये है बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, और आपको लगता है कि आप दूसरी बार में अच्छे से कैच कर लोगे, तो तब उस आंसर को पेंसिल से लिख दो जो आपको लगता है। और जब नेक्स्ट टाइम मतलब जब दूसरी बार ऑडियो क्लिप आपको सुनाई जाएगी, तब आप उसको फेयर कर लेना, करेक्ट कर लेना। इससे क्या होगा कि आपकी जो एक तरह से आप लोग स्क्रिबल करते हो बुरी तरह से पेपर्स को, वो नहीं होगा, आपका पेपर एक नीट एंड क्लीन रहेगा। तो यार ये इंग्लिश की कुछ टिप्स थी। अब देखो 3 इंपॉर्टेंट टिप्स बेसिक चीजों पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, बी प्रिपेयर्ड विद द टॉपिक यू बी प्रोवाइडेड विद। तो देखो जो टीचर आपको टॉपिक प्रोवाइड करेगा उससे बिल्कुल तैयार रहना यार। मतलब मोस्टली स्कूल्स में टॉपिक दे ही देते हैं 3-4 दिन पहले। अब अगर आपका स्कूल कुछ ऐसा है कि आपको अचानक से आके स्पीच देनी है, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो प्रिपेयर रहना टॉपिक से जो आपको मिलेगा, एंड लिसन वेरी अटेंटिवली टू व्हाट इज बीइंग सेड इन द ऑडियो। देखो स्पीकिंग टेस्ट मोस्टली बच्चे मतलब 10 आउट ऑफ 10 ले लेते हैं इसमें, क्योंकि स्पीकिंग मतलब आप पढ़ लेते हो, आपको टॉपिक क्लियर होता है तो आप बोल लेते हो, इट्स नॉट अ
मतलब बड़ी बात नहीं है कोई भी। और बोलने में इंडियंस वैसे ही बहुत आगे होते हैं, तो लिसनिंग एक मेन चीज है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब मोस्ट ऑफ अस आर नॉट गुड लिसनर्स। तो ऐसे में क्या करना है आपको, कि आपको अटेंटिवली सुनना है कि ऑडियो में क्या चल रहा है। और हो सके तो मतलब अगर आप, जब आपके मतलब किसी क्लास में ले जाया जाए, तो आप सबसे पहली सीट्स ऑक्यूपाई कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको कंपैरेटिवली तब भी मतलब थोड़ा ज्यादा क्लियर सुनाई देगा। तो बिल्कुल अटेंटिव होकर उस चीज को सुनना जो ऑडियो में लोग बात कर रहे होंगे, जिसके बेसिस पर आपको उसमें आंसर लिखने हैं अपनी आंसर शीट में। और एक बात ध्यान रखना सभी लोग, कि अपना नाम और रोल नंबर क्वेश्चन पेपर पे लिख लेना यार। जो मतलब मोस्टली कुछ कुछ बच्चे कर देते हैं गलती, तो मैंने यहाँ पर रिमाइंड कराने के लिए ये पॉइंट लिख दिया। वैसे इंग्लिश का प्रैक्टिकल ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है, डरने की बात नहीं है। मोस्टली आपकी जो इंटरनल टीचर्स होते हैं वही इसको लेते हैं। अब तक इस साल ऐसा, अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तब तक ऐसा कुछ नहीं आया कि आपका एक्सटर्नल आएगा। अभी तक यही है इंग्लिश में, कि आपके इंटरनल टीचर्स ही लेंगे 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो आई होप इंग्लिश आपको क्लियर हो गया हो। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्ट्री की। तो देखिए हिस्ट्री का मार्क्स ब्रेकडाउन देख लीजिए आप लोग। तो शॉर्ट में कहूं तो 16 मार्क की आपकी फाइल होगी एंड 4 मार्क का आपका वाइवा होगा। अब जो आप ऊपर देख रहे होगे कि प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस, मैप वर्क, विजुअल, ओवरऑल प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये सब वही चीज है। मतलब आपने किस तरह से प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें कितना अच्छा एक्सप्लेन किया है। और वैसे एक चीज मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, फाइल्स मोस्टली टीचर्स जो एक्सटर्नल, और ध्यान रखिएगा हिस्ट्री में एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, इंग्लिश में नहीं आता, इंग्लिश में इंटरनल ही है अभी तक। हिस्ट्री में हमेशा एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, इस साल भी आएगा। तो उसमें क्या करना, देखो मोस्टली जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होते हैं वो फाइल में आपने क्या लिखा है वो नहीं पढ़ते हैं। ये बिल्कुल एक रियलिटी है, मैंने भी एक्सपीरियंस की है, एंड मोस्टली ऐसा होता है। बहुत कम ऐसे टीचर्स होते हैं जो फाइल में आपने क्या लिखा है उसको देखते हैं। बट फिर भी एक चीज कहूंगा, अपनी फाइल अच्छे से मेंटेन करके रखना। शॉर्ट में कहूं तो 16 मार्क की आपकी फाइल होगी, जो जैसा आप देख सकते हो ब्रेकडाउन, और 4 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। हिस्ट्री में सबसे पहला पॉइंट है, बी थॉरो विद योर प्रोजेक्ट, एनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम इट। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि मतलब अपना जो प्रोजेक्ट है उससे आप बिल्कुल थरो रहो, मतलब हर एक पॉइंट की क्लैरिटी आपको रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रोजेक्ट बना रहे हो कुछ ऐसे टॉपिक पे जो आपको खुद ही क्लियर नहीं है। तो देखो जो एग्जामिनर होता है वो आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उस पर आपको एटलीस्ट क्लैरिटी हो। मतलब चलो सिलेबस का उसने एक दो क्वेश्चन पूछा, वो आपको ना भी आए तो भी चलता है, बट यार प्रोजेक्ट से अगर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा तो मतलब आपका इंप्रेशन खुद ही बुरा पड़ेगा। इसलिए प्रोजेक्ट बिल्कुल अच्छे से, मतलब हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए उसमें। और नेक्स्ट मैं कहूंगा, हाईलाइटेड टर्म्स पिक्चर्स नीड्स मोर अटेंशन। तो देखो हिस्ट्री प्रोजेक्ट में यार जो हम लिखते हैं ना, मतलब पेन हैंड राइटिंग अच्छी बनाना, मैं बिल्कुल कहूंगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दे रहे हो, मतलब आपकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी नहीं तो यार उसको बिल्कुल सही करना, क्योंकि प्रोजेक्ट में हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी तो आपको रखनी ही पड़ेगी। पर खासकर फोकस रखना आप हाईलाइटेड टर्म्स पर और पिक्चर्स पे। हाइलाइटेड टर्म्स और पिक्चर्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि देखो जो हाइलाइटेड टर्म्स होती है उसमें हमारी नजर सबसे पहले पड़ती है। तो नजर सबसे पहले पड़ती है तो यार एग्जामिनर भी इंसान ही है, उसकी नजर भी पहले ही पड़ेगी। तो वो आपसे पूछ सकता है कि यार देखो आपने हाईलाइट कर रखा है टर्म, या फिर ये पिक्चर है, ये पिक्चर कहाँ की है, आपसे पूछा जा सकता है हिस्ट्री में। मान लीजिए आपने रानी लक्ष्मीबाई के किसी स्टैच्यू की आपने वहां पर प्रिंट आउट आपने चिपका रखा है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये स्टैच्यू आज प्रेजेंट डे है कहाँ। तो देखो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। थर्ड मैं कहूंगा, बी प्रिपेयर्ड विद सम कॉमन डेट्स विच यू शुड नो। तो देखो यार कुछ कॉमन डेट्स होती हैं, जैसे कि आपकी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कब मतलब एक तरह से फाउंड हुई, 1784 जिसका आंसर है। तो ये डेट्स आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आपको इनमें डाउट्स है तो आप क्या कर सकते हो कि एक नोटबुक बना लेना, जिसमें आप हर एक चैप्टर की जो जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, फॉर एग्जांपल हड़प्पा की जितनी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो जो चैप्टर में है, वो आप एक ही जगह पे लिख लो। हर एक चैप्टर के लिए आप ऐसा कर सकते हो, मैंने ऐसा किया था, एंड बिलीव मी मुझे बहुत हेल्पफुल साबित हुआ था ये। क्योंकि देखो डेट्स में मेन ये रहता है, क्योंकि डेट्स अगर हम आप बोर्ड में आंसर में भी कोट करोगे तो आपको वहां भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन देखी जाएगी। क्योंकि देखो मोस्टली बच्चों को डेट्स में कंफ्यूजन होता है। और एक चीज मैं कहूंगा यार, बोर्ड आंसर राइटिंग पे अभी हम आ चुके हैं, तो अगर कोई भी डेट में कंफ्यूजन है तो यार वो कभी मेंशन मत करना। जैसे मान लो आप, आपसे मुगल्स के बारे में पूछा जाए, तो अगर आप लोगों को उनके रूलिंग पीरियड कंफर्म नहीं हो, आपको डाउट है, तो वो मत लिखना। उससे मतलब अगर आप गलत लिखोगे तो आप जरूर मार्क्स कटेंगे। अगर आप ना भी लिखोगे तो हो सकता है शायद आप बच जाओ, मतलब आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। तो इन चीजों का खास ध्यान रखना। कॉमन डेट से मेरा मतलब है कि यार जो बहुत कॉमन डेट्स होती हैं, जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो गया, एंड बहुत सारी दूसरी कॉमन डेट्स भी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और जैसे दीवानी ऑफ बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी को कब मिली, जो 1765 में मिली। तो देखो इस तरह की डेट्स आपको पता होनी चाहिए। एंड यू शुड नो द नेम ऑफ योर बुक एंड द चैप्टर्स गिवन इन इट।
अब यार कई सारे बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे कि अरे क्या बकवास पॉइंट इन्होंने डाल रखा है कि मतलब यार बुक का नाम और चैप्टर्स जो उसमें है इसका नाम किसको पता नहीं होगा। तो यार देखो हमारे स्कूल में हुआ था, मतलब जिस स्कूल में पढ़ता था, जो हमारे सीनियर थे उनमें से एक थे, उनको एग्जामिनर ने उन्होंने सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए थे, मतलब हर एक क्वेश्चन उनको क्लियर था। बट आखिरी क्वेश्चन एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि अपनी बुक का नाम बताओ। तो बुक के नाम में थोड़ी वो गलती कर गए। एंड एक बार मतलब किसी दूसरे स्कूल में ऐसा भी हुआ था कि यार एग्जामिनर ने चैप्टर का नाम पूछ लिया कि चलो आपकी बुक में कितने चैप्टर हैं और उनके नाम, मतलब कोई भी 6 से 7 चैप्टरों के नाम बताओ। तो देखो ये चीज, क्योंकि देखो यार मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं ना वो तो आप सभी से पूछ रहे होते हो, तो कभी एग्जामिनर को मतलब ऐसा चलो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स पूछ रहे हैं तो आपसे यही चीज पूछेंगे। तो बुक का नाम और चैप्टर्स जो उसमें यार वो पता होना चाहिए। अगर आपकी बुक में 15 चैप्टर्स हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार 15 चैप्टर्स हैं, वो कौन कौन से चैप्टर हैं, एंशिएंट में कितने हैं, मॉडर्न में कितने, मेडिवल में कितने हैं। क्योंकि देखो आपने मतलब क्या पढ़ा है ना वो यहीं पे पता चल जाता है। मतलब कई बच्चे बिल्कुल हर चीज पढ़ लेते हैं पर यही ना पढ़े तो फिर एक मतलब इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। मान लीजिए आपका टॉपिक रिबेल्स एंड राज है, क्योंकि मेरा टॉपिक था इसलिए मैं इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस तरह 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ और कौन कौन से लीडर्स थे इसमें अलग अलग रिवॉल्ट सेंटर से। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि झांसी से किसने रिवॉल्ट किया, कानपुर से किसने किया, लखनऊ से किसने किया। एंड पेंटर्स, पेंटर्स से मेरा मतलब है इन मेमोरियम और रिलीफ ऑफ लखनऊ, जो ये पेंटिंग्स हैं इनके पेंटर कौन है, किस ईयर में ये पेंट की गई और उनका मतलब क्या है, ये चीजें पूछी जा सकती हैं। और स्केचेस और इलस्ट्रेशन के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे मिस व्हीलर आपको एक जगह बना के दे रखी है। एंड इलस्ट्रेशन, वहां पर इलस्ट्रेशन कई बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, तो देखो इलस्ट्रेशन मतलब कार्टून ही समझ लो, जो रिबेल्स एंड राज में आपके कार्टून्स वगैरह ऐसे बना के दे रखे हैं वो। तो इस पर मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था। रिबेल्स एंड राज मेरा टॉपिक था तो मतलब बिल्कुल जायज है कि यार मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो मुझसे पूछा गया था कि आपकी रिबेल्स एंड राज मतलब जो चैप्टर है उसमें एक जगह मतलब एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर में ये कार्टून प्रिंट हुआ था, क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग, तो ऐसा क्यों कहा गया था। तो मैंने उसका आंसर बता दिया कि मतलब क्लीमेंसी ऑफ कैनिंग इसलिए कहा था कि उन्होंने रिवॉल्ट में ये कहा था कि हमें पीसफुली इन लोगों को समझाना चाहिए। तो जिस पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहुत जोक बना था उनका, लोग बहुत हंसे थे उनपे कि मतलब जो ये कह रहे हैं कैनिंग की, क्या कह रहे हैं कि जो सोल्जर्स हमें हमारे लोगों को मार रहे हैं ब्रिटिशर्स को इंडिया में, और ये कह रहे हैं हमें उनके साथ पीसफुली मतलब एग्रीमेंट करना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए। तो वो बहुत मॉक हुए थे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखो चैप्टर में रिबेल्स एंड राज की मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आपका ये भी पूछा जा सकता है कि लास्ट पैराग्राफ जो आपका कंक्लूजन है शायद चैप्टर का, वहां पर आपको दिया है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये किसने कहा, मतलब ये किस पोएट या पोएटस की लाइन है। तो देखिए ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा था, जो उनकी पोएम है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। तो आई होप हिस्ट्री में क्लियर हो गई हो आपको चीजें। थर्ड सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। तो देखो ज्योग्राफी का ब्रेकडाउन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 70 मार्क्स का आपका थ्योरी होता है एंड 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। अब इन 30 प्रैक्टिकल मार्क्स में 25 मार्क्स का आपका एक रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम से मेरा मतलब है कि जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा उसी दिन आपको एक सीबीएसई की आंसर शीट मिलेगी जिसमें आपको अपने आंसर लिखने पड़ेंगे। अब वो प्रैक्टिकल पेपर में क्या होगा, तो देखो उस प्रैक्टिकल पेपर में आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे, मोस्टली बेसिक ही होंगे, ऐसे कोई ऐसा हार्ड एंड मतलब इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता है उसमें। एक प्रैक्टिकल पेपर होगा, जो उस प्रैक्टिकल पेपर में आपकी जो एक प्रैक्टिकल बुक है ज्योग्राफी में, उससे कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे उन चैप्टर्स से, जो कि आपको 25 मार्क्स में अटेम्प्ट करने होंगे। एंड शायद आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा, ऐसा कुछ होता है। तो आपको इस टाइम लिमिट के अंदर वो पेपर कंप्लीट करना है 25 मार्क्स का। उसके बाद आप लोगों का होता है 4 मार्क्स का वाइवा एंड 2 मार्क्स की जो आपने ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल फाइल बनाई है। ध्यान रखिएगा ज्योग्राफी की जो प्रैक्टिकल फाइल होती है वो हिस्ट्री की तरह नहीं होती कि आपने मतलब सेकेंडरी एक्टिविटीज पे प्रोजेक्ट बना दिया, प्राइमरी एक्टिविटीज पे बना दिया। वो जो फाइल आप लोगों की बनती है वो मतलब जो प्रैक्टिकल बुक होती है उसी के चैप्टर्स से फाइल बनती है आप लोगों की। तो इस चीज का ध्यान रखना, टीचर्स आपको जरूर बताएंगे ये चीजें, तो अपने टीचर को सबसे पहले फॉलो कीजिएगा। क्योंकि देखिए ज्योग्राफी में मैं एक और बात बताऊं तो मतलब जो एग्जामिनर वाइवा भी लेते हैं उसमें भी एक अंतर होता है। मतलब मोस्टली एग्जामिनर्स ये मानते हैं कि 25 मार्क्स का चलो हमने टेस्ट ले लिया तो अब क्या पूछना मतलब प्रैक्टिकल से। तो वो जो 4 मार्क्स का वाइवा होता है वो कंप्लीटली आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी से लेते हैं। वो कहते हैं कि 4 मार्क्स का वाइवा हम 2 बुक से आपसे पूछेंगे। पर कुछ एग्जामिनर क्या करते हैं कि आपसे 1-2 क्वेश्चन फाइल से पूछ सकते हैं। जैसे हमारे केस में होता है कि हमारे एग्जामिनर ने
एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिकल फाइल से पूछे थे, मतलब जो प्रैक्टिकल बुक से आप कह सकते हो एक तरह से, और फिर बाकी के जितने क्वेश्चंस थे वो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनसे पूछे थे। और कुछ टीचर्स ऐसे हैं, मतलब बहुत कम होते हैं वैसे, जो मतलब कंप्लीटली प्रैक्टिकल से पूछते हैं। देखो एक बात मान के चलो, कोई टीचर ऐसा है भी जो मतलब पूछ रहे हैं प्रैक्टिकल से, तो मोस्टली क्वेश्चन एट द एंड पूछेंगे आपके टेक्स्ट बुक से, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल में एक दो क्वेश्चन से ज्यादा मैंने नहीं सुना कि कोई भी एक्सटर्नल पूछते हैं क्वेश्चन। बहुत बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, तो डरने की बिल्कुल बात नहीं है। अब एग्जांपल के लिए मैं बताऊं तो आपको पता होना चाहिए कि डेटा की डेफिनेशन क्या है, डेटा क्या होता है, मीन क्या होता है, तो कोई बेसिक डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। यू कैन बी आस्क्ड लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज। आपसे पूछा जा सकता है कि चलो बताओ यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है एरिया वाइज, तो उसका आंसर आप लोगों को बताना होगा सीधे सीधे रशिया। एशिया की भी पूछेंगे तो रशिया ही है। एंड मेगा सिटीज की मैं बात करूं तो आपसे पूछा जा सकता है कि चलो एक मेगा सिटी बताओ साउथ अमेरिका की जो आपके सिलेबस में है, तो साउथ अमेरिका में आप लोगों को नहीं पता तो साओ पोलो है, जो एक मेगा सिटी है। एंड उसके बाद आपसे सेंसस 1991 डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरियाज। तो देखिए एग्जामिनर, मतलब आप लोगों ने सुना भी होगा कि मेरे साथ पर्सनली हुआ था, लाइक एक जो हमारा स्कूल है वो एक रूरल एरिया में होता है। तो उस स्कूल में जो एग्जामिनर आए थे, जब मैं प्रैक्टिकल देने गया, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम ये बताओ, तुम जहां पर अभी खड़े हो, जिस स्कूल में तुम खड़े हो वो रूरल एरिया में आता है, तो इंडिया में किसी भी एरिया को हम अर्बन एरिया किन पॉइंट्स के बेसिस पे कहते हैं। अब उन्होंने सीधे सीधे ये नहीं पूछा कि सेंसस 1991 डेफिनेशन जो बताती है अर्बन एरियाज उसको बताओ, उन्होंने थोड़ा टर्न अराउंड कर दिया कि जहां पर तुम हो, तुम एक रूरल एरिया में हो, तो अगर हमें इसे अर्बन एरिया बोलना हो तो यहाँ क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो देखो एक दो पॉइंट्स में बताता हूँ, बाकी आप बुक से पढ़ना, क्योंकि देखो यार सब मैं बता दूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। सबसे पहला होता है उसमें कि जिस भी लोकेशन को आपको अर्बन एरिया कहना है वहां की पॉपुलेशन 5,000 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, एंड वहां पर एक नोटिफाइड म्युनिसिपल बोर्ड या कैंटोनमेंट बोर्ड, ये सब चीजें होनी चाहिए। और उसके बाद आपसे कुछ बेसिक्स पूछे जा सकते हैं कि मेडिकल टूरिज्म क्या होता है, मेडिकल टूरिज्म के बारे में बताओ, और वो कौन सी कंट्री है जहां 2005 में मतलब फॉरेन से इतने सारे पेशेंट्स आए ट्रीटमेंट के लिए, जो कि इंडिया ही है। केपीओ पूछा जा सकता है, बीपीओ पूछा जा सकता है, और कोलगोस मॉडल पूछा जा सकता है। ध्यान रखना जो आपके बुक्स में यार हाईलाइटेड चीजें दी होती है ना, उसका मतलब बिल्कुल पढ़ के ही जाना, मतलब क्योंकि देखो आप कॉन्सेप्ट होते हो, कोलकोस मॉडल एक नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये चीज पढ़ के जाना। ट्रक फार्मिंग पूछी जा सकती है, और इंडिया की रैंकिंग एचडीआई में। अब देखो यार जो मतलब डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब जिसमें आपको रैंकिंग वगैरह का ये सब चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तो इसके लिए आप एनसीईआरटी का लेटेस्ट एडिशन फॉलो करना। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपने सीनियर से बुक ले लेते हैं, बिल्कुल सही चीज है, लेनी भी चाहिए, क्योंकि मतलब वाई टू वेस्ट मनी। तो पर एक चीज का खास ध्यान रखना, वो ये कि जो डेटा वाली चीज है ना, वो आप लोग एनसीईआरटी की वेबसाइट में जाके एक बार उस चैप्टर को खोल के देखना, वहां पर आपको लेटेस्ट एडिशन मिलेगा, इवन 2020-21 का एडिशन भी मिल जाएगा। तो उसमें आप देखना कि उस बुक में क्या मेंशन्ड है, उस बुक में जो रैंकिंग मेंशन्ड होगी वो आपको मतलब याद रखनी है। जैसे मैं अपनी बात करूं, देखो लास्ट ईयर इंडिया की एचडीआई में रैंकिंग 131 थी, जो कि मैंने अपने वीडियोस में भी मेंशन किया, बट इस साल की जो बुक आई है अपडेटेड एडिशन, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 के अकॉर्डिंग वो बोल रहा है कि इंडिया की रैंक 130 है। तो इस चीज का खास ध्यान आपको रखना है। नेचुरल ग्रोथ क्या होती है, न्यू डिटर्मिनिज्म किसका कंसेप्ट है, मध्यम मार्ग ग्रिफिथ टेलर ने जो दिया था, ये जो बेसिक्स हैं इनसे आपको बिल्कुल प्रिपेयर होना पड़ेगा। और यार एक और बात मैं कहूं तो ज्योग्राफी यार ऐसा कुछ नहीं होता यार, एग्जाम से पहले मतलब प्रैक्टिकल से पहले आपको लगेगा कि यार प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है, बट एट द एंड बहुत अच्छे से चीजें हो जाती हैं। अगर आप अपने बेसिक्स के साथ क्लियर हो तो 30 आउट ऑफ 30 आपके कंफर्म है, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में आपके फुल मार्क्स जरूर आएंगे। फोर्थ, अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स का अगेन ब्रेकडाउन देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं शॉर्ट में आपको बताऊं तो वीडियो लंबा हो रहा है। शॉर्ट में आपकी 12 मार्क्स की फाइल होगी एंड 8 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। टोटल 20, 12 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 20। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। तो सबसे पहली चीज इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना कि कंसेप्ट और डेफिनेशन से आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न करनी है, समझना है उन चीजों को। क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, भले ही आपका टॉपिक नहीं भी हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा मनी एंड बैंकिंग टॉपिक था, बट मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसको डिफाइन करो, या फिर ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपके इकोनॉमिक्स में दी हैं, बच्चे समझ सकते होंगे जो मैं कह रहा हूँ। वो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, एडी इज इक्वल्स टू एएस, कौन सी कंडीशन पे आपका मतलब इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है। तो देखो इन चीजों को जो कंसेप्ट हैं इनको अच्छे से पढ़ के जाना। इनसे क्वेश्चन अगर मतलब
आपका टॉपिक ना भी हो तो क्वेश्चन जरूर बनेंगे, क्योंकि ये माने जाते हैं कि एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक होते हैं। ध्यान रखना, इको में एक्सटर्नल एग्जामिनर जरूर आता है। और प्रॉपर फाइल बनाना, वाइवा 8 मार्क्स का होगा, तो सभी तरह के क्वेश्चन आप लोगों के आ सकते हैं। और नेक्स्ट मैं कहूंगा अपने टीचर को जरूर फॉलो करना, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो क्लास में बताते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि देखो, जो आपके यूनिट टेस्ट हो गए या फिर हाफ ईयरली प्री बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आए उन्हें एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि देखो जो आपका एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं वो भी किसी स्कूल के टीचर ही होते हैं, तो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। जो आपसे हाफ ईयरली में क्वेश्चन पूछा गया, अगर मान लीजिए एक्सटर्नल ने आपसे वही क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको बताना आना चाहिए। और नेक्स्ट मैं कहूंगा, कई बच्चे गलती कर देते हैं, वो अवॉइड करते हैं इंडियन इकोनॉमी को। मान लो आपने प्रोजेक्ट बना दिया मैक्रो के किसी टॉपिक पे, आपने गवर्नमेंट बजट पे प्रोजेक्ट बना दिया, तो आप सोचते हो कि यार बिल्कुल अब तो मैक्रो में तो मैं बहुत परफेक्ट हूँ, इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़ के जाऊंगा, फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं करना है। और मोस्टली कॉमर्स वाले बच्चों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि देखो मतलब ह्यूमैनिटीज वाले तो मोस्टली इंडियन इकोनॉमी से फेमिलियर होते हैं, बट वो नहीं होते, उनको इंटरेस्ट नहीं आता इंडियन इकोनॉमी ज्यादा। और ये बिल्कुल मैं सत्य वचन बोल रहा हूँ, कोई सत्य मतलब कोई ऐसी मतलब एग्जैगरेट करके नहीं बता रहा हूँ, ये होता है, मैंने देखा है। तो इंडियन इकोनॉमी आपको फिर भी अवॉइड नहीं करना है। क्वेश्चंस उससे भी बन सकते हैं आपके, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल आपका मैक्रो का नहीं है, प्रैक्टिकल आपका इकोनॉमिक्स का है। तो सिलेबस में जो जो दिया है कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। और एक और बात ध्यान रखना, सिलेबस के बाहर जरूर नहीं आएगा, मतलब सिलेबस के बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। अब मैं एग्जांपल दूं इंडियन इकोनॉमी किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यार मुझसे पूछा गया था कि 1991 रिफॉर्म्स के बारे में बताओ, मतलब पर्टिकुलरली इन फाइनेंशियल सेक्टर। पहले पूछा 1991 रिफॉर्म्स क्या थे, और उसके बाद पूछा कि फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए इन रिफॉर्म्स के बाद, क्या क्या चेंज हुआ, और फिर टैक्स रिफॉर्म्स क्या थे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और एग्जांपल में दे दूं कि इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल में किस तरह के क्वेश्चन। तो मान लो अगर आपका टॉपिक मनी एंड बैंकिंग है, तो यार मनी एंड बैंकिंग बहुत इजीएस्ट चैप्टर है मेरे अकॉर्डिंग मैक्रो में। तो उसमें से आपको हर एक चीज आनी चाहिए। लाइक आपको सीआरआर पूछा जाए, कैश रिजर्व रेशियो, या एसएलआर, ये सब चीजें, और खासकर क्रेडिट क्रिएशन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ये सब चीजें आपसे जरूर पूछी जाएंगी। तो मतलब और ये पूछा जा सकता है कि मनी सप्लाई इंक्रीज करनी है तो रेट्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे या बढ़ेंगे। मतलब अगर एक कंट्री में आपको मनी सप्लाई बढ़ानी है, कम करनी है, तो रेपो रेट को क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक रिलेशन आपको एक बहुत आसान बता देता हूँ। ध्यान रखना, जब भी कोई रेट है, फॉर एग्जांपल आपका रेपो रेट है, या रिवर्स रेपो रेट है, या सीआरआर है, या एसएलआर है, जब भी उसको कम किया जाता है तो मनी सप्लाई बढ़ती है। देखो इनवर्स रिलेशन होता है मनी सप्लाई और इन रेट्स का, इस तरह से आप समझ सकते हो, याद भी कर सकते हो। मान लो अगर हमें मनी सप्लाई बढ़ानी है तो हमें रेपो रेट को कम करना पड़ेगा। सेम गोज विथ रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट भी है, तो हमें अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो हमें रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें ही होती हैं जो आपको एक तरह से पता होनी चाहिए। मतलब इससे क्या होता है कि यार मतलब हम लर्न तो सभी लोग कर देते हैं, बट क्या होता है कि आपको फिर दिक्कत नहीं होती है, आपको एक बार में रिकॉल हो जाता है। तो यार यही कुछ चीजें इकोनॉमिक्स में जिसका खास ध्यान आपको रखना है। पर यही कहूंगा कि यार सिलेबस से वेल प्रिपेयर्ड होके जाना। जो कंसेप्ट एंड डेफिनेशन है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि कैपिटल रेसिप्ट क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रेसिप्ट क्या होती है। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट तो मतलब मोस्टली सभी को क्लियर होता है, उसमें ऐसे बताने की जरूरत नहीं है। इंडियन इकोनॉमी को इग्नोर मत करना, अगेन कहूंगा। बाकी तो यही है, और कुछ ऐसा है नहीं इसमें। ये भी बहुत अच्छे से आप लोगों का प्रैक्टिकल चले जाएगा। मतलब प्रैक्टिकल के बाद आप लोग जरूर कमेंट करने आना कि आप लोगों का प्रैक्टिकल कैसा गया, बताना जरूर। सो गाइस, वीडियो के एंड में अब हम आ चुके हैं। अब हम लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपके हर एक सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, चाहे वो आपका पॉलिटिकल साइंस क्यों ना हो या फिर फिजिकल एजुकेशन क्यों ना हो। तो कुछ पॉइंट्स आपको हर एक सब्जेक्ट में आपके यूजफुल रहते हैं। सबसे पहला है, कुछ कॉमन पॉइंट्स है, इन शॉर्ट कहूँ तो सबसे पहला है, मेक अ प्रॉपर फाइल विद गुड हैंडराइटिंग, फॉर्मेट, पिक्चर्स, इलस्ट्रेशंस एटसेट्रा। तो देखो फॉर्मेट से मेरा यहाँ पर मतलब है, हैंडराइटिंग तो सबको समझ आ गया हो कि यार चलो हैंडराइटिंग अच्छी बनानी है, पिक्चर्स प्रिंट आउट करके चिपका सकते हो आप, या फिर अगर आपकी ड्राइंग अच्छी हो तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो, वेल एंड गुड। इलस्ट्रेशन चिपका सकते हो, कुछ भी। फॉर्मेट कई बच्चों को दिक्कत आ जाती है, कई बच्चे, इवन मैंने एक्सपीरियंस किया है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि फॉर्मेट कई बच्चों को क्लियर नहीं होता। तो देखो सबसे पहले आपका वो पेज आएगा जिसमें आपका टॉपिक मेंशन्ड होगा। जैसे हम सबसे पहला होता है ना फाइल का सबसे पहला पन्ना, जिसमें होता है कि रिबेल्स एंड राज पे टॉपिक है हमारा, या फिर मनी एंड बैंकिंग पे है, सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, ये सब चीजें हम लिखते हैं। उसके नेक्स्ट आपका आता है एक्नॉलेजमेंट, फिर आपका आता है सर्टिफिकेट, फिर आपका स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट, जो आपका मेन प्रोजेक्ट होता है, जो आपका कंटेंट होता है एक तरह से। और ध्यान रखिएगा जब आप सेकंड लास्ट पेज बनाएं अपनी फाइल का,
उसमें आप सिनॉप्सिस डालिएगा। सिनॉप्सिस से मेरा मतलब है कि प्रोजेक्ट की समरी, कि यार देखो आपने समरी मतलब सीखा क्या प्रोजेक्ट से, आपको क्या जानने को मिला, ये सब चीजें आप समरी में मेंशन कर सकते हो। और लास्ट पेज आपका रहेगा बिब्लियोग्राफी का। बिब्लियोग्राफी में आप अपने सोर्सेज मेंशन करोगे कि आपने कहाँ कहाँ से हेल्प ली है। सेकंड है बी कॉन्फिडेंट इन फ्रंट ऑफ एग्जामिनर, डू नॉट डेविएट फ्रॉम योर टॉपिक, कीप योर आंसर्स टू द पॉइंट। तो एग्जामिनर के सामने बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिएगा, बिल्कुल डरिएगा मत, बिल्कुल हिचकिचाइएगा मत, और अपने आंसर्स टू द पॉइंट रखिएगा। टू द पॉइंट रखिएगा से मेरा मतलब है कि देखो, मान लो एग्जामिनर आपसे कुछ एक टॉपिक पूछ रहा है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप उसकी मतलब ज्यादा ही डेप्थ में चले गए और फिर कुछ ऐसा टॉपिक स्टार्ट हो गया जिसके बारे में आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है। यहाँ पर मेरा मतलब है कि मान लो आप हड़प्पा वाले चैप्टर में क्राफ्ट प्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हो, मतलब एग्जामिनर ने आपसे क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में पूछा, पर आप चले गए एंड ऑफ सिविलाइजेशन में, और फिर वहां से एग्जामिनर ने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो आपको ना आए, तो वो प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इन चीज का ध्यान रखना कि टू द पॉइंट आंसर अपने रखना। थर्ड है लुक स्ट्रेट टू द आईज ऑफ एग्जामिनर, मेंटेन पोस्चर, डू नॉट हेजिटेट, इफ यू डोंट नो एनी आंसर जस्ट क्लियरली से नो, accompanied by I will look upon it और I am not able to recall it। तो देखो कई बार क्या होता है कि मतलब मोस्टली जो बच्चे होते हैं, मोस्टली तो नहीं, कुछ बच्चे होते हैं, मतलब यार हमारा होता है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, हमें यार पढ़ा है फिर भी होता है कि यार कैसा जाएगा, मतलब ये सब चीजें होती है, तो हम मतलब बहुत हड़बड़ा जाते हैं। तो हम एग्जामिनर के सामने, एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हो तो हमारी आंखें इधर उधर होती हैं, तो ऐसा नहीं करना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से फेस करना। मतलब जब आप प्रैक्टिकल देने जाओ तो मतलब मे आई कम इन सर, थोड़ा कॉन्फिडेंट में बोलना, या फिर गुड मॉर्निंग सर, तो मतलब इस चीज से इंप्रेशन पड़ता है ना कि यार ये बंदा कॉन्फिडेंट है। और अपना पोस्चर मेंटेन करके रखना है। मान लो आपको टेबल पे मतलब चेयर पे बिठाया जाए, आपसे बोला जाए सिट डाउन, अब आप मतलब बिल्कुल ऐसी आपकी पोस्चर है जिससे एग्जामिनर को लग रहा है कि यार इसको कुछ नहीं आता होगा, तो मतलब पहले ही सोच लेगा कि यार कुछ नहीं आता है, मतलब सही बच्चा नहीं है। तो अपना पोस्चर बहुत अच्छे से मेंटेन करना, क्योंकि देखो मोस्टली टीचर्स आपको इन्हीं चीजों के बेसिस में जज करते हैं, क्योंकि देखो वो आपको जानते नहीं है एक्सटर्नल, आपका इंटरनल टीचर आपको जानता है कि मतलब ये बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, बट उनके लिए सभी बच्चे एक से हैं। तो वहां पर इंपॉर्टेंस रहती है आपकी, आपने फाइल कैसी बनाई है, आप किस कॉन्फिडेंस में जा रहे हो, तो ये चीज ध्यान में रखना। और अगर मान लो आपको कोई आंसर नहीं आता है, देखो आंसर नहीं आता से मेरा मतलब ये है कि बेसिक्स के आंसर आपको जरूर आने चाहिए। वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसे घर जाके पढ़ लूंगा, या फिर मुझे अभी नहीं आता है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट। क्योंकि देखो एग्जाम आपके जो प्रैक्टिकल होते हैं वो जैन फैब के टाइम पे होते हैं, वहां पर आपका ये पॉइंट जस्टिफाइड नहीं होता कि मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, क्योंकि देखो मार्च अप्रैल में आपके एग्जाम होते हैं, एक महीने बाद आपके एग्जाम है और आप कह रहे हो कि यार पढ़ा नहीं है, तो थोड़ा वो जस्टिफाइड नहीं होता है। पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें जरूरी नहीं होता है कि आपको आंसर उसका पता ही हो, तो वहां पर आप ये कह सकते हो कि सॉरी सर, आई डोंट नो द आंसर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, इस तरह की चीजें आप कह सकते हो। या फिर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन बेसिक भी है जो नहीं आता, तो आप सिंपली ये कह देना कि सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा या कर पा रही हूँ, तो एग्जामिनर आपको दूसरा क्वेश्चन दे देगा। देखो बिल्कुल एक नॉर्मल चीज होती है, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें जो आता भी हो वो हमें इंस्टेंटली हम उसे बता दें। तो ये होता है। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो विद द डेट्स, राइट द चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट डेट्स इन अ नोटबुक सो यू कैन रिवाइज प्रॉपरली। देखो यहाँ पर रिवीजन इसलिए मैं कह रहा हूँ डेट्स का, क्योंकि डेट्स इन सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट होती है, हिस्ट्री और इंडियन इकोनॉमी में। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया कि मतलब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो मैंने बोला वो कौन से ईयर में सेटअप हुई थी, तो अब आपको ये पता होना चाहिए। उसको क्या करना है, देखो आपको बोर्ड्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। इंडियन इकोनॉमी में भी चैप्टर वाइज आप डेट लिख सकते हो कि फर्स्ट चैप्टर से कौन कौन सी डेट है, वो मतलब एनसीईआरटी में कौन कौन सी डेट है, वो आप सब एक कॉपी में लिख लो, फिर एग्जाम टाइम पे या प्रैक्टिकल से कुछ दिन पहले आप उसे रिवाइज कर लो। अब जैसे रिबेल्स एंड राज है, उसमें आप डेट्स लिख लोगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे कलकत्ता मद्रास ये कब आई थी, कब सेटअप हुई थी, तो ये चीजें लर्न करने में बहुत ईजी हो जाता है, रिविजन आपका बहुत प्रॉपर होता है, इवन मैंने फॉलो किया है। सो आई थिंक आई एम द राइट पर्सन टू एडवाइस यू ऑन दिस। तो इस चीज का खास ध्यान रखना। अगर डेट्स में आपको प्रॉब्लम है, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो आप अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, प्रॉब्लम है तो इसको जरूर फॉलो करना है, कॉपी में लिख लो। लास्ट है मतलब बी रिस्पेक्टफुल टू द एग्जामिनर, बी पंक्चुअल, वेल ड्रेस, पोलाइट, एटलीस्ट ऑन द प्रैक्टिकल डे। अब यार मतलब प्रैक्टिकल के दिन तो आप अपना मतलब ड्रेसिंग सेंस थोड़ा अच्छा रख के आना, मतलब आपको एक ऐसा दिखना चाहिए कि आपको सब आता है, मतलब पहले इंप्रेशन में एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ यार इसको सब आता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। और कुछ चीज ये भी है कि मान लो अगर आपको प्रोजेक्ट में अपना ये ऑप्शन मिलता है कि आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट चुन पाओ, मतलब फेवरेट टॉपिक आप चुन पाओ। मोस्टली क्या होता है कि टीचर्स खुद देते हैं, बट कई स्कूल्स में ऐसा भी होता है कि टीचर्स कहते हैं कि आपको जो अपना फेवरेट टॉपिक लग रहा है आप उस पे बना लो प्रोजेक्ट। तो देखो
कभी भी अगर ऐसा ऑप्शन मिले तो आप ये मत देखना कि आपका फ्रेंड क्या कर रहा है या फिर कोई और क्या कर रहा है। आप ये देखना कि यार आपको किस टॉपिक में इंटरेस्ट है। उससे क्या होगा कि यार देखो, एग्जामिनर कभी भी कोई आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछ लेगा, तो वहां पर आप मतलब उसे आंसर करके एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बना सकते हो। तो इसीलिए अपना फेवरेट टॉपिक ही चुनना अगर ऑप्शन मिले। और नेक्स्ट है एक ब्यूटीफुल फाइल। ब्यूटीफुल फाइल से मेरा मतलब है कि यार आपकी फाइल एक अच्छी कंडीशन में बननी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, उसमें अच्छी हैंडराइटिंग होनी चाहिए, क्योंकि फाइल ही आपका एक तरह से बताएगी कि आपने कितनी मेहनत करी है एग्जामिनर को। नेक्स्ट है कि आप अपने स्कूल टीचर से पूछ सकते हो कि प्रीवियस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्या रहे। मतलब हमारे स्कूल में आप अपने टीचर से पूछ सकते हो कि सर या मैम, हमारे स्कूल में लास्ट ईयर जो प्रैक्टिकल हुए थे उसमें एग्जामिनर ने क्या क्वेश्चन पूछे थे, मतलब किस तरह से पूछे थे। मोस्टली टीचर्स ये बताते हैं, आपको ये चीजें बताई जाएंगी। बिल्कुल ऐसी चीज नहीं है कि टीचर्स नहीं बताएंगे, टीचर्स हमेशा आपको हेल्प करते हैं। और एक और इसके साथ एक मिथ मैं क्लियर करना चाहूंगा। कई लोगों को लगता है कि यार जो स्कूल होता है ना, या आपके टीचर्स होते हैं, वो आपके प्रैक्टिकल में मार्क्स काटते हैं। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो टीचर्स होते हैं, स्कूल होता है, वो अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिए जाएं। पर अगर आप फाइल ही बना के ना लाओ या फिर ऐसी चीजें कुछ कर दो कि आप आंसर ही ना दो, एक का भी आंसर आपको ना आए, तो देखो स्कूल की गलती नहीं हो, आपकी खुद की गलती है, आपको मान के चलना पड़ेगा। चाहे आप इस बात के लिए मुझे वीडियो डिसलाइक भी कर सकते हो, बट ये सत्य वचन है। नेक्स्ट है सिंसियर स्टूडेंट्स नीड नॉट वरी। अब यार सिंसियर स्टूडेंट से मेरा मतलब है, इसकी कोई ऐसी डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है जो क्लास में शांत बैठते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा। इससे मेरा मतलब है जिन्होंने पूरे साल परफॉर्म किया है उनको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, ऐसा हुआ है कि जो मतलब टॉपर्स लिस्ट में आते हैं बच्चे, उनसे क्या होता है कि प्रैक्टिकल के दिन उनका प्रैक्टिकल इतना अच्छा कभी नहीं जाता, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो आपसे कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको वो ना आए, मतलब बहुत आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, बट आपको नहीं आता क्वेश्चन, तो हो सकता है वो आपको मार्क्स ना दें। बट अगर आपने पूरे साल परफॉर्म किया है, मतलब आप बहुत अच्छे बच्चे रहे हो, पूरे साल आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, तो आप वहां पर मार्क्स गेन कर सकते हो, आपको वहां पर फुल मार्क्स मिलेंगे। इस बात का खासा ध्यान रखना, एंड आई नो ऐसा होगा। मतलब हर साल होता है कि देखो जो मतलब पूरे साल जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका प्रैक्टिकल उतना अच्छा नहीं आता, बट फिर भी वो फुल मार्क्स गेन करते हैं, क्योंकि उनकी मतलब जो परफॉर्मेंस होती है वो फाइल से दिख जाती है, मतलब फाइल में पता चल जाता है टीचर को इंप्रेशन। तो ये चीजें काफी कॉमन है जिसका आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को जितनी भी मेरी टिप्स थी सब पसंद आएंगी, एंड आप इनको फॉलो जरूर करोगे। और यार प्लीज अगर कोई डाउट आए तो बिल्कुल हिचकिचाना मत, नीचे कमेंट करके पूछ लेना। या फिर आप लोगों को अपनी स्टडीज से रिलेटेड कुछ डाउट है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कोई टॉपिक में डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर मैं अपने सोशल हैंडल्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हो। आप मैसेज कर देना मुझे, मैं जरूर आंसर करूंगा आपका। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।